चैप्टर नंबर 7 बीएनएस का स्टेट के अगेंस्ट काफ़ी सारे ऑफेंसेस बताता है जो जाते हैं सेक्शन 147 से 158 तक के प्रोविज़न में। और जितने भी ऑफेंसेस इन प्रोविज़न में दे रखे हैं वो सारे के सारे कॉग्निजेबल हैं, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन बेलेबल है, यानी जिनमें बेल मिलना कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो बीएनएसएस का सेक्शन 480, जहां पर बताया गया है कि कब नॉन बिलेबल ऑफेंसेस में बेल मिल सकती है। इसके अलावा ये सारे के सारे ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो चलता है कोर्ट ऑफ सेशन की अदालत में। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 157 में जो मेंशन है ऑफेंस वो बिलेबल है और उसका ट्रायल चलता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अदालत में। सेक्शन 147 बीएनएस का कहता है ये कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो कोई भी वॉर वेज करता है या इस चीज का अटेम्प्ट करता है या इस चीज का अबेटमेंट करता है। वॉर वेज करने का मतलब होता है कि युद्ध शुरू करना, ठीक है, या कह लो युद्ध करना। तो जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज कर रहा है या इसका अटेम्प्ट कर रहा है या इसका अबेटमेंट कर रहा है वो लाइबल होगा फॉर द पनिशमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जिसके साथ साथ फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है। और सेक्शन 147 किस बारे में बात करता है ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल है कि अगर जो ए है वो इंसरेक्शन ज्वाइन करता है जो कि चल रहा है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट विद्रोह चल रहा है, उसमें ए ज्वाइन कर रहा है, तो ये चीज सेक्शन 147 वाला ऑफेंस है। और सेक्शन 147 में जो हमने ऑफेंस पढ़ा वो ऑफेंस कमिट करने की जो कोई भी कॉन्स्पिरेसी करता है, चाहे इंडिया में या फिर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इस चीज का मतलब क्या है? विदाउट इंडिया का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंडिया, एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब होता है इंडिया की सरजमी के परे, जो इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन है उसके बाहर। तो जो कोई भी सेक्शन 147 वाला ऑफेंस कमिट करने की कॉन्स्पिरेसी करता है इंडिया में या फिर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, वो अंडर सेक्शन 148 लाइबल होता है। कितनी पनिशमेंट के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज कह रहे हैं कि क्रिमिनल फोर्स के जरिए या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखा के जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट को ओवरओ करने की कॉन्स्पिरेसी करता है। ओवरओ करने का मतलब होता है डर पैदा करना, अलार्म पैदा करना, तो वो यहाँ पर सेक्शन 148 के तहत लाइबल होगा। तो जो कोई भी सेक्शन 148 वाला ऑफेंस कमिट करेगा उसके लिए पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर सिंपल और रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। एंड सेम पनिशमेंट आपको अगले सेक्शन में देखने को मिलेगी, सेक्शन 149 में। इसके अलावा एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सेक्शन 148 का एक्सप्लेनेशन ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि कॉन्स्पिरेसी करने के लिए सेक्शन 148 में ज़रूरी नहीं है कि उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन किया गया हो तभी वो यहाँ पर पनिशेबल होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 149 बीएनएस का एंड सेक्शन 154 बीएनएस का, ये दो सेक्शन और एक और सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन 310 सब सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस। तो टोटल 3 सेक्शन हो गए बीएनएस में ऐसे जो कि इस बात का एक्सेप्शन है। किस बात का? कि सिर्फ प्रिपरेशन करना कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता है। बट ये जो 3 सेक्शन मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रिपरेशन करने पर भी मिल रही है पनिशमेंट। सबसे पहले सेक्शन 149 को अगर हम देखें तो ये कहता है कि वॉर वेज करने के लिए अगर जो कोई भी कलेक्ट करता है, आदमियों को इकट्ठा करता है, आर्म्स इकट्ठे करता है, एम्यूनिशन इकट्ठे करता है या किसी और तरीके से प्रिपेयर करता है, क्यों? इस इंटेंशन से ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट युद्ध करे या फिर युद्ध करने के लिए तैयार रहे, तो तब वो सेक्शन 149 में सेम पनिशमेंट के लिए लायबल होगा जो कि अभी हमने सेक्शन 148 में भी देखी थी। क्या पनिशमेंट है? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर सिंपल और रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। और यहाँ पे ना आप इस चीज को लिंक भी कर सकते हो कि सेक्शन 148, 149, 156, 158 ये 4 सेक्शन है इस चैप्टर में जिनमें ना सेम ही पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर सिंपल और रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। सेक्शन 150 बीएनएस का क्या कहता है? ये कहता है ये चीज कि अगर कोई एक्ट किया जाता है या कोई इलीगल ओमिशन की जाती है। इलीगल ओमिशन का मतलब होता है कि जो चीज़ करने के लिए आप लीगली बाउंड हो वो चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो माना जाएगा आपने कर दिया है इलीगल ओमिशन। तो जो कोई भी कोई एक्ट करके या कोई इलीगल ओमिशन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने के लिए जो डिज़ाइन बनाया गया है, जो प्लान बनाया गया है, उसके एग्जिस्टेंस को छुपाता है। किस इंटेंशन से? इस इंटेंशन से ताकि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने में फैसिलिटेट हो, या फिर ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है। तो जो कोई भी ये चीज करेगा वो लायबल होगा सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू 10 years प्लस फाइन। सेक्शन 151 बीएनएस का ये कहता है कि जो कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट के गवर्नर को इंड्यूस करने की इंटेंशन से या फिर कंपेल करने की इंटेंशन से, किस चीज़ के लिए, कि वो कोई एक्ट करें या फिर जो भी उनकी लॉफुल पावर में कोई पर्टिकुलर चीज़ उनको करनी रहती है वो चीज़ ना करें। और ऐसा कैसे किया जाता है, उनको असॉल्ट करके या फिर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने का अटैम्प्ट करके, या फिर क्रिमिनल फोर्स के जरिए या क्रिमिनल फोर्स दिखा के उनको ओवरओ करके, उनके अंदर अलार्म पैदा करके, डर पैदा करके, या इस चीज़ का अटैम्प्ट करके। जो कोई भी ऐसा करेगा वो लायबल होगा सिंपल या फिर रिगरस इम्पिचमेंट के लिए अप टू 7 year प्लस फाइन। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कागजात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। कोई जाके उनको गन पॉइंट पे लेता है और गन पॉइंट पे लेके उनको कहता है कि वो कागजात उस पर्सन को दे दे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो असॉल्ट कर रहा है। असॉल्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंपेल कर रहा है कोई एक्ट करने के लिए, मतलब वो कागजात देने के लिए। तो तब माना जाएगा कि उसने किया है सेक्शन 151 वाला ऑफेंस। और सेक्शन 151 में जो हमने पनिशमेंट देखी, ये पनिशमेंट आगे सेक्शंस में भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी सेक्शन में 7 year प्लस फाइन आपको देखने को मिलेगा। बट डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस ये हैं कि 152 एंड 153 में आपको 7 year प्लस फाइन के अलावा LI भी देखने को मिलेगा। वहीं 154 एंड 155 में आपको 7 year प्लस फाइन भी देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं और इस तरीके से लिंक कर करके आप पनिशमेंट याद करना, ठीक है, इस चैप्टर की। सेक्शन 152 बीएनएस का आईपीसी के सेक्शन 124A को रिप्लेस किया है, और 124A सेडिशन वाले ऑफेंस के बारे में बात करता था, तो उसको हटा के उसी के तरीके का सेक्शन 152 में इन्होंने ऐड किया है। बस नाम चारे को इन्होंने सेडिशन को हटाया है। आईपीसी का जो सेक्शन 124A हुआ करता था, पहले ओरिजिनली ये आईपीसी में नहीं था, बट जैसे कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स आवाज़ उठाने लग रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह करने लग रहे थे, तो उन चीज़ों को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए सर जेम्स स्टीफन ने आईपीसी में डाला सेक्शन 124A। और इसके चपेट में हमारे कई प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स भी आए, जैसे कि महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। तो ये सेक्शन आखिर कहता क्या था? ये सेक्शन ये कहता था कि जो कोई भी मुंह से बोलकर या लिख कर क्या चीज़, कोई वर्ड, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन करके या किसी और तरीके से अगर करता है या फिर करने का अटेम्प्ट करता है, क्या चीज़, लॉ के तहत इंडिया में जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी गई है उसके प्रति हेटरेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन, तो वो लायबल होगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए विद और विदाउट फाइन, या फिर उतने इम्प्रिजमेंट के लिए जो कि 3 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन। अब इस सेक्शन के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग निहारेंदु दत्त मजूमदार वर्सेस किंग एम्परर के केस में फेडरल कोर्ट ये बात हेल्ड करती है कि सेडिशन के ऑफेंस के लिए जरूरी चीज क्या है? जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी उनके कंसिक्वेंस में पब्लिक डिसऑर्डर होना चाहिए या फिर इस चीज का रीजनेबल एंटिसिपेशन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी तरह का वायलेंस उसके कंसिक्वेंस में नहीं होता है, तो तब ये चीज सेडिशन नहीं है। लेकिन वहीं किंग एम्परर वर्सेस सदाशिव नारायण 1947 के केस में प्रिवी काउंसिल फेडरल कोर्ट के इस डिसीजन को ओवररूल करते हुए ये बात हेल्ड करती है कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक्साइट किया जाता है हेट्रेड, एनिमिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट, तो ये चीज भी सेडिशन के ऑफेंस का चार्ज लगाने के लिए काफी है, भले इससे किसी तरह का पब्लिक डिसऑर्डर ना हुआ हो। अब जैसा कि ये सेक्शन 124A ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारे इंडियंस की आवाज़ों को दबाने के लिए लाया गया था, तो फिर इसको हटाने के लिए कोर्ट में ये कई बार चैलेंज हुआ, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तो तारा सिंह वर्सेस स्टेट 1951 के केस में, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इसको कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा टू कर्ब डिसेंट। लेकिन वही केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 के केस में 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये बात हेल्ड करती है कि सेक्शन 124A कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट सिर्फ लिमिटेड स्कोप तक। सिर्फ वही स्पीच
जो कि इंसाइट करी है वायलेंस या जिसके कंसिक्वेंस में हुआ है पब्लिक डिसऑर्डर, सिर्फ वही मानी जाएगी सेडिशन। वहीं जो फेयर क्रिटिसिज्म होता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आएगा, उसको सेडिशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट का जो फेयरली क्रिटिसिज्म किया जाता है वो चीज सेडिशन नहीं होगी। और इसी चीज को आगे और रिफाइन करने के लिए बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 के केस में कहा गया कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स या फिर गवर्नमेंट का वोकल क्रिटिसिज्म किया जाता है, चाहे वो कितना ही इंटेंस क्यों ना हो, वो सेडिशन नहीं होगा जब तक कि उसकी वजह से वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर इंसाइट ना हुआ हो। एंड कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर सेडिशन को माना जाता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ये चीज अगेंस्ट है, क्योंकि ये आवाज दबाने का काम करती है। यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, नाइजीरिया एंड युगांडा जैसे कई देशों में सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया जा चुका है। दैट्स वाई 2021 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताया ना कि 2021 में कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सेक्शन 124A की रेलेवेंस को क्वेश्चन करा कि ये कॉलोनियल एरा का जो लॉ है स्टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इसको री एग्जामिन करने की जरूरत उन्होंने बताई, क्योंकि इसका मिसयूज किया जा रहा था। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने आता है एक केस SG वोम्बटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये बात हेल्ड करती है कि इस प्रोविजन के तहत जो भी एप्लीकेशन वगैरह आती हैं इनको अभी रोक दिया जाए और विधि आयोग को इस पर रिपोर्ट देने के लिए बोलती है। फिर क्या था, 22वां विधि आयोग निकालता है 279th रिपोर्ट और ये रिपोर्ट रिकमेंड ये करती है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोविजन को रहने दिया जाना चाहिए और उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस वगैरह भी सजेस्ट करती है। फिर हो ये जाता है कि जो 3 क्रिमिनल लॉ कॉलोनियल एरा के थे, IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको ही रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर हमें IPC के सेक्शन 124A के बजाय BNS में देखने को मिलता है सेक्शन 152, जो सेडिशन को खत्म करके एक नया अलग ऑफेंस बना रहा है, जो कि पनिश कर रहा है उन एक्ट को जो थ्रेटन करते हैं इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये हेडिंग ध्यान रखनी है सेक्शन 152 ऑफ BNS की। अब सेक्शन 152 ऑफ BNS को अगर हम पढ़ें तो ये कहता यह है कि जो कोई भी पर्पसली या फिर जानते हुए क्या कर रहा है, कोई वर्ड्स बोल रहा है या लिख रहा है या फिर साइन कर रहा है या कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कुछ बना बनू के दिखा रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन BNSS के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आई में डिफाइन है, या फिर बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन और अदरवाइज क्या करता है, एक्साइट करता है या एक्साइट करने का अटेम्प्ट करता है। एक्साइट को आप कह सकते हो अ काइंड ऑफ प्रोवोकेशन, ठीक है, प्रोवोक करता है या प्रोवोक करने का अटेम्प्ट करता है। क्या चीज, सेसेशन, जिसको हम कह सकते हैं अलगाववाद, इंडिया से अलग होना, या आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, या फिर सबवर्सिव एक्टिविटीज, जिसका मतलब होता है सीक्रेटली कोई काम ऐसा करना जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसको कमज़ोर किया जा सके, उसको ओवरथ्रो किया जा सके, या फिर इनकरेज करता है फीलिंग्स ऑफ सेपरेस्ट, अलगाववाद की जो भावना है उसको पैदा कर रहा है, या फिर हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंडेंजर करता है, खतरे में डालता है, और इंडल्जेस इन और कमिट्स एनी सच एक्ट। ये जो एक्ट अभी हमने देखे इनमें शामिल होता है या इनमें से कोई एक्ट कमिट करता है, तो तब अंडर सेक्शन 152 ऑफ BNS उसको मिलेगी लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। अब 152 का एक्सप्लेनेशन भी देख लो, ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने जो मेजर्स वगैरह लिए हैं उनको अगर डिसअप्रूव किया जा रहा है या उनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इस पर्पज से, लॉफुल चेंज के पर्पज से, तो तब वो चीज सेक्शन 152 में दिया गया ऑफेंस नहीं होगी जब तक कि वो क्या ना करे, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज को इंसाइट ना करे जब तक। ये चीज तो क्लियर है कि सेक्शन 152 IPC के सेक्शन 124A को रिप्लेस किया है। अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो BNS के सेक्शन किन किन सेक्शन को IPC के रिप्लेस किए ये भी देख लो।
और साथ साथ में जो नोट्स आपने बीएनएस के मेरे से परचेस किए हुए हैं ना, उनमें भी ये लिखते रहना। बाकी तो आपको हर एक चैप्टर के आगे कंपैरिजन वाला चार्ट लगा के मैंने दिया हुआ भी है, फिर भी ये चीज भी कर सकते हो साथ साथ में। तो सेक्शन 147 बीएनएस का आईपीसी के सेक्शन 121 को रिप्लेस किया है, 148 ऑफ बीएनएस रिप्लेस किया है 121A ऑफ आईपीसी को, 149 रिप्लेस किया है सेक्शन 122 ऑफ आईपीसी को, 150 ऑफ बीएनएस रिप्लेस किया है 123 ऑफ आईपीसी को, 151 ऑफ बीएनएस रिप्लेस किया है 124 ऑफ आईपीसी को, 152 तो बता ही दिया है कि रिप्लेस किया है 124A ऑफ आईपीसी को, 153 रिप्लेस किया है 125 ऑफ आईपीसी को, 154 रिप्लेस किया है 126 ऑफ आईपीसी को, 155 127 ऑफ आईपीसी को, 156 128 ऑफ आईपीसी को, 157 ऑफ बीएनएस रिप्लेस किया है 129 ऑफ आईपीसी को एंड 158 ऑफ बीएनएस रिप्लेस किया है 130 ऑफ आईपीसी को। अब हम देखेंगे जो बच गए हैं सेक्शन चैप्टर नंबर 7 के। सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस भी फॉरेन कंट्री की, फॉरेन स्टेट की गवर्नमेंट के साथ शांतिपूर्वक रिश्ते हैं, तो उस फॉरेन स्टेट की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कोई भी वॉर वेज करता है या वॉर वेज करने का अटैम्प्ट करता है या वॉर वेज करने का अबैटमेंट करता है, वो लाइबल होता है अंडर सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस उतने पनिशमेंट के लिए जो कि है लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन या फिर सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन या फिर फाइन। सेक्शन 154 बीएनएस का ये कहता है जो कोई भी कमिट करता है डिप्रेडेशन या प्रिपरेशन करता है डिप्रेडेशन करने का, डिप्रेडेशन का मतलब होता है लूटपाट करना, कहां पर? किसी ऐसी फॉरेन स्टेट की टेरिटरी में जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शांतिपूर्वक संबंध है। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे तो कर लो लूटपाट, कोई दिक्कत नहीं, अरे सीरियस मत लेना इस चीज को, बढ़िया। तो तब यहां पर जो कोई भी ये चीज करेगा वो अंडर सेक्शन 154 ऑफ बीएनएस लाइबल होगा सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू 7 ईयर प्लस फाइन, एंड जो भी उसने लूटपाट करके प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो प्रॉपर्टी करी जाएगी फोरफिट। वैसे पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं जो हम लूट के लाए, है ना। अब यहाँ पे सेक्शन 155 क्या कह रहा है? 155 कह रहा है कि सेक्शन 153 एंड 154 ऑफ बीएनएस में जो ऑफेंस मेंशन है, उन ऑफेंस से जो जुटाई गई प्रॉपर्टी है, जो कोई भी उस जुटाई गई प्रॉपर्टी को ये जानते हुए कि हाँ ये इस तरह के ऑफेंस को कमिट करने के बाद जुटाई गई है, जानते हुए जो कोई भी उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा उसके लिए पनिशमेंट है सेक्शन 155 ऑफ बीएनएस में कितनी? उतनी ही जो हमने लास्ट सेक्शन में देखी, सेक्शन 154 में देखी। क्या पनिशमेंट? सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर प्लस फाइन, एंड जो प्रॉपर्टी रिसीव करी है वो फोरफिट कर ली जाएगी। सेक्शन 156 ऑफ बीएनएस क्या कहता है? ये कहता है कि जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट होते हुए अपनी कस्टडी से किसी स्टेट प्रिजनर को या प्रिजनर ऑफ वॉर को वॉलेंटरली एस्केप करना अलाउ करता है किसी ऐसी जगह से जहां पर उस प्रिजनर को कन्फाइन किया गया था, तो फिर पब्लिक सर्वेंट लाइबल होगा अंडर सेक्शन 156 ऑफ बीएनएस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। लेकिन यह चीज जो भी हमने देखी सेक्शन 156 में, ये होती है पब्लिक सर्वेंट की लापरवाही का नतीजा। मतलब पब्लिक सर्वेंट की लापरवाही करने की वजह से कोई स्टेट प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ वॉर उसकी कस्टडी से जहां पर उसको कन्फाइन करके रखा गया था एस्केप कर जाता है, तो अंडर सेक्शन 157 ऑफ बीएनएस ऐसा पब्लिक सर्वेंट अपनी नेग्लिजेंट करने की वजह से लायबल होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन। वहीं 158 ऑफ बीएनएस किनको पनिश करता है? उनको पनिश करता है जो कि जानते हुए एड करते हैं, सहायता करते हैं या एड करने का, सहायता करने का, मदद करने का अटेम्प्ट करते हैं। किसको? स्टेट प्रिजनर को या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर को। किस चीज के लिए? ताकि वो एस्केप कर सके या फिर उसको वो रेस्क्यू कर सके या उसको वो हार्बर दें जब वो भाग जाता है, तब इस मकसद से उसको हार्बर कर रहे हैं, या फिर उसके दोबारा से पकड़े जाने को रेजिस्ट करते हैं, तो तब वो अंडर सेक्शन 158 ऑफ बीएनएस लायबल होंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन के लिए। वहीं अगर कोई स्टेट प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ वॉर पैरोल पर है और वो हमारे देश की जो परमिटेड बाउंड्रीज हैं उनको अगर एक्सीड कर जाए, तो उसको भी यहां पर माना जाएगा कि उसने ना एस्केप कर लिया है, भाग गया। ओके,
तो यहां तक आपके हो गए हैं चैप्टर नंबर 7 के प्रोविजन कंप्लीट। चैप्टर नंबर 8 बीएनएस का, जो कि बात करता है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स से रिलेटेड ऑफेंसेस की, सेक्शन 159 से लेकर 168 तक के प्रोविजन में, और इनको ना आप क्रोनोलॉजिकली मिलाकर लिख सकते हो आईपीसी के सेक्शन 131 से लेकर 140 तक के प्रोविजन से, उनको ही रिप्लेस करके लाए गए हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ बीएनएस में सेक्शन 159 से लेकर 168 तक के प्रोविजन। ये जो प्रोविजन दे रखे हैं ये आपके एग्जाम में उतना डेप्थ में नहीं आते हैं, इनके सिर्फ आप हेडिंग पढ़ो और थोड़ा पनिशमेंट देख लो, बस इतना करना है। और सेक्शन 160 जो है, इसकी हेडिंग आपने ध्यान रखनी है, ये पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, और इसकी पनिशमेंट आपने ध्यान रखनी है। 164 भी आपका पूछा जा सकता है, जो कि हार्बरिंग डिजर्टर के बारे में बात करता है, और इसकी पनिशमेंट भी देख लेना। सेक्शन 165 की पनिशमेंट भी देख लेना, ये पूछी जा सकती है। एंड लास्टली सेक्शन 168 की पनिशमेंट देख लेना। बाकी यहां से ऐसा कभी आया तो नहीं है इस चैप्टर से, जब ये आईपीसी में हुआ करता था, लेकिन फिर भी आप जस्ट हेडिंग और पनिशमेंट सभी सेक्शंस की देख ही लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो है ये बात करता है इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस की, और इसमें दे रखे हैं सेक्शन 169 से 177 तक प्रोविजन। बीएनएस के इन प्रोविजन को आप क्रोनोलॉजिकली लिखकर अगर देखोगे आईपीसी के सेक्शन 171 ए से लेकर 171 आई तक, तो आपको पता चल जाएगा कि आईपीसी में जो सेक्शन हुआ करता था वो बीएनएस में अब कौन सा सेक्शन है, ठीक है। इन्हीं आईपीसी के सेक्शन को रिप्लेस करके ये सेक्शन डाले गए हैं बीएनएस में। और इस चैप्टर में जो भी ऑफेंसेस पनिशेबल बता रखे हैं 173 से 177 तक पनिशमेंट देखने को मिलती है ना, वो है आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बिलेबल ऑफेंस, और जिनका ट्रायल चलता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अदालत में। सबसे पहले सेक्शन 169 डिफाइन करता है कैंडिडेट एंड इलेक्टोरल राइट को। कहता है कैंडिडेट का मतलब होता है वो पर्सन जिसका नाम इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया है। इलेक्टोरल राइट का मतलब होता है पर्सन का राइट इलेक्शन में खड़े होने का, इलेक्शन से विड्रॉ करने का, वोट देने का, वोट ना देने का इलेक्शन में। सेक्शन 170 बीएनएस का ब्राइबरी को डिफाइन करता है, और ब्राइबरी की ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 9 के लिए है, ठीक है। तो ब्राइबरी का मतलब है कि किसी के इलेक्टोरल एक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके बदले में रिवॉर्ड देने के लिए अगर ग्रेटिफिकेशन दिया जाता है या ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट किया जाता है। ग्रेटिफिकेशन दिया गया ऐसा कब कहा जाएगा, ये सब सेक्शन 2 में बता रखा है, और ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया ऐसा कब कहा जाएगा, ये सब सेक्शन 3 में बताया गया, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्रेटिफिकेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, पैसा वैसा दिया जा रहा है, कोई सर्विस वगैरह दी जा रही है, तो जो कोई भी किसी के इलेक्टोरल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके बदले में रिवॉर्ड देने के लिए ग्रेटिफिकेशन देता है या लेता है, वो माना जाता है कि कर रहा है ब्राइबरी कर रहा है। इसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 173 ऑफ बीएनएस में दे रखी है, कितनी, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर या फिर फाइन या फिर बोथ। और अगर सिर्फ कोई ट्रीट वगैरह देके ब्राइबरी करी जाती है तो तब मिलती है सिर्फ फाइन वाली सजा। जैसे कि आपको ध्यान होगा जब हम प्रैक्टिकल देते हैं 12th क्लास का अपना, तो एक एग्जामिनर आता है बाहर से और उसको ना खिलाने पिलाने के लिए जो हमारे टीचर्स हैं वो हमसे पैसा कलेक्ट करते हैं ताकि वो हमें अच्छे मार्क्स देके चले जाए, फालतू का चूंजा ना करे, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, ट्रीट दिया है उसको। तो अगर ब्राइबरी किया जाता है इस तरह की ट्रीट देके, लाइक शराब की बोतल दे दी, कुछ खाने पीने को दे दिया, तो तब इसके लिए पनिशमेंट है सिर्फ फाइन। एक्सप्लेनेशन में बताया भी है, ट्रीटिंग का मतलब है ब्राइबरी कैसे करना, फूड देकर, ड्रिंक देकर, एंटरटेनमेंट करके या कोई अदर चीज इस तरह की करके। सेक्शन 171 अनडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जो कोई भी फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट के फ्रीली एक्सरसाइज किए जाने में इंटरफेरेंस करता है या इंटरफेरेंस करने का अटेम्प्ट करता है, तो कहा जाता है कि वो अनडू इन्फ्लुएंस किया है। और अनडू इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, सबसेक्शन 1 में जो मेंशन है उसमें जो बात मेंशन है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनडू इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है, ये आगे बता रहे हैं। लाइक किसी कैंडिडेट को, वोटर को, या जिसमें कैंडिडेट या वोटर इंटरेस्टेड है, उसका कोई रिलेटिव वगैरह हो सकता है, उसको किसी तरीके की इंजरी देने की धमकी देकर, या फिर जो कैंडिडेट हैं, वोटर हैं, उनकी चॉइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से डिवाइन डिस्प्लेजर या स्पिरिचुअल सेंसर, उसका उनमें डर पैदा करके। लाइक कोई पॉलिटिकल लीडर आपसे वोट मांग रहा है ये कह के कि अगर उसको वोट नहीं दिया ना तो भगवान आपको माफ नहीं करेंगे, इस तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस करना वोटर को कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही वोट दें, तो माना जाता है कि क्या किया गया है, अनडू इन्फ्लुएंस किया गया है इलेक्शन में।
अब यहाँ पर एक चीज और देख लो जो हमने ब्राइबरी में नहीं डिस्कस करी, बट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई पब्लिक पॉलिसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट करती है कि हम ये पब्लिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे या हम कोई पब्लिक एक्शन लेंगे, इस तरह के प्रॉमिस करते हैं अपने मैनिफेस्टो वगैरह में, कोई लॉफुल एक्शन वगैरह करने का प्रॉमिस वगैरह करते हैं, तो वो चीज हमने वहां पर ध्यान रखना है ब्राइबरी वाले ऑफेंस में कि वो ब्राइबरी नहीं है। सेक्शन 172 पर्सोनेशन एट इलेक्शन के बारे में बात करता है, और पर्सोनेशन एट इलेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप वोट डाल रहे हो किसी अनदर पर्सन के नाम पे, या आप अप्लाई कर रहे हो फॉर वोटिंग पेपर इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन, किसी ऐसे अनदर पर्सन के नाम पे जो जिंदा है या फिर मर गया है या फिर काल्पनिक है। जैसे कि अभी जो देखने को मिला था, वो जो राहुल गांधी ने वोटिंग फेयरली नहीं हुई है इस चीज के आरोप लगाए थे, तो वहां पर ये चीजें देखने को मिली, जो जिंदा है उनको मार दिया गया है और जो है ही नहीं, एग्जिस्ट कर रहे, उनके नाम पर वोट आ रखे हैं, ऐसी चीजें देखने को मिली थी ना। इसके अलावा जो कोई भी सेम नेम से सेम इलेक्शन में एक से ज्यादा बार वोटिंग करता है, या जो कोई भी इस तरह के इम्पर्सोनेशन का अबेटमेंट करता है या ऐसा करवाता है या ऐसा करने का अटेम्प्ट करता है, तो तब माना जाता है कि किया गया है पर्सोनेशन एट इलेक्शन, जिसकी पनिशमेंट, और साथ ही सेक्शन 171 में जो हमने पढ़ा अनडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, इसके लिए पनिशमेंट, दोनों के लिए ही पनिशमेंट मेंशन है सेक्शन 174 ऑफ बीएनएस में। कितनी? 1 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर बोथ। सेम पनिशमेंट ब्राइबरी वाले ऑफेंस की थी, बट ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग जो है उसके लिए सिर्फ फाइन वाली पनिशमेंट थी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर फॉल्स स्टेटमेंट किया जाता है इलेक्शन के कनेक्शन में, तो 175 में पनिशमेंट मिलती है, सिर्फ फाइन। ध्यान रखना है ये चीज। सेक्शन 176 कह रहा है इलीगल पेमेंट अगर ली जाती है इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, तो तब पनिशमेंट मिलेगी 10,000 रुपए तक के फाइन की। ऐसे बोलो जैसे बहुत ज्यादा होगा। सेक्शन 177 उनको पनिश करता है जो इलेक्शन का अकाउंट रखने में फेल हो जाते हैं, और उनको पनिशमेंट कितनी मिलती है? उतने फाइन की जो कि एक्सटेंडेबल होगा अप टू 5,000 रुपीज, मैक्सिमम 5,000 रुपए तक की सजा मिलेगी फाइन की। तो यहाँ पे ये जो सेक्शंस हैं इनका पनिशमेंट देखो, हेडिंग देखो, बात खत्म करो, क्योंकि इतना यहां से कुछ आता नहीं है। एंड चैप्टर नंबर 10 जो है ये बात करता है सेक्शन 178 से लेकर 188 तक के प्रोविजन में कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड ऑफेंसेस की। ये सेक्शन ऐसे सेक्शन हैं जिनको जस्ट थोड़ा सा रीड कर लेना, बाकी यहां से उतना कुछ इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में बनता नहीं है, सिर्फ एक बार फिर भी देख लेना इन सेक्शंस की हेडिंग्स वगैरह और उनकी पनिशमेंट्स वगैरह। अब हम सीधा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेंगे चैप्टर नंबर 9 का, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीएनएस का। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करने हैं तो उनको परचेस करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बीएनएस के अगले वीडियो लेक्चर में।